आवारा पशुओं से ठंड में बड़े दुर्घटना के आसार। सड़क पर व खेतों में छुट्टा घूम रहे हैं अन्य पशु। किसान परेशान तो कोहरे भरे ठंड में दुर्घटना की बनी रहती है आशंका। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सरकार ने ठंड के मौसम को देखते हुए सभी बेसहारा पशुओं को गौ आश्रम पहुंचाने और उनके चारा पानी के साथ ठंड से बचाव के लिए बेहतर इंतजाम के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि महाअभियान के बाद बेसहारा पशुओं को आश्रय दिलाया गया है, मगर रीवा जिले में अभी भी बड़ी संख्या में पशु छुट्टा घूम रहे हैं। कहीं चौराहे एवं सड़कों पर इनका जमावड़ा रहता है तो कहीं खेतों में इनके झुंड पहुंच जा रहा है। खेतों में बोई गई फसल की रखवाली करने में किसान को जहां इस कड़ाके भरी ठंड में पसीने छूट रहे हैं, वहीं कोहरे भरी ठंड में सड़कों पर घूम रहे पशु कब किसी दुर्घटना की वजह बन जाए, इसकी आशंका सदैव बनी रहती है। इस समय घने कोहरे में अन्ना पशु को लेकर के एक्सीडेंट के काफी आसार बढ़ जाते हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे बस यही कहना चाहेंगे कि आधे से ज़्यादा पशु तो ऐसे हैं कि लोगों ने पाल रखे हैं, दूध देती है तो रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो शासन को इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए। अगर कोई पशु मालिक है तो वो उसको अपने घर पे रखे, अपनी व्यवस्था से रखे। और जो पशु रोड में आवारा हैं, जिनका कोई मालिक नहीं है, उसके लिए शासन को उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उनके लिए गौशाला बनानी चाहिए। अब शहर में तो कहीं ना कहीं तो लाइट है जहाँ मार्केट है, अब जहाँ लाइट नहीं है, जैसे बड़ी पुल रोड अपना चले जाएं, यहाँ पीटीएस रोड के बाद में गोविंदगढ़ रोड चले जाएं, तो ऐसे रास्तों में क्या है, गाय बैल भैंस बैठी रहती हैं। 4 व्हीलर की लाइट में दिखता नहीं है, जो 2 व्हीलर वाला है बेचारा वो तो टकरा के मर ही जाए। तो ऐसी गायों के लिए, पशु के लिए जो भी मालिक हैं तो वो अपनी गाय को अपने घर पे रखें, ऐसी गायों को न छोड़ें। और जो गाय छूटी हुई है उसके लिए सरकार गौशाला और बाकी सब व्यवस्था करे। अन्ना पशुओं से किसानों को भी इस समय काफी क्षति हो रही है, ठंड में रत जगह कर रहे हो, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं समझा नहीं आपके सवाल का। अन्ना पशुओं की वजह से किसान इस समय रत जगह कर रहे हैं, इससे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे यही कहना चाहूँगा, पहली बात जो गांव की वही बात है, जैसे सड़क पे दुर्घटना होती है ऐसे लोग खेती बाड़ी करते हैं, पशु अगर छूटे रहते हैं तो उनकी किसानियों में नुकसान पहुंचा देते हैं। वो जितना खाते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन है या पशु मालिक है? कौन है इसका जिम्मेदार कौन है? अब तो भैया इसका पशु के तो दिमाग है नहीं, इसको तो शासन प्रशासन ही कुछ नियम बना सकते हैं, कलेक्टर साहब बना सकते हैं, या फिर जो भी पशु मालिक भी है। पशु मालिक तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर पशु मालिक उसको अपनी संशोधन के लिए रखता है, दूध लेता है, दूध खाता है, इसके बाद में जब वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको छोड़ देते हैं। अगर बछिया हुई तो उसको अपने फायदा के लिए तैयार करते हैं, बैला हुआ तो उसको छोड़ देते हैं। आजकल आधुनिक चीजें आ गई हैं, ट्रैक्टर आ गया तो बैल तो खेती में यूज होता नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गुड्डू द्विवेदी है। गुड्डू द्विवेदी जी, ये आवारा पशु से ठंड में बड़े दुर्घटना के आसार हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्या है, ठंड तो कड़ाके की पड़ रही है इस समय, है ना, और घना कोहरा भी है ना, और उजाला जो है, जैसे हाईवे में चौराहे हैं, है ना, वहाँ पे आवारा पशु ज़्यादा बैठे रहते हैं, है ना, और दिखाई नहीं देता, इसलिए घना कोहरा रहता है। इस कारण से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। तो आवारा पशुओं के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि एक्सीडेंट इनके द्वारा जो हो रहे हैं उनको रोका जा सके। क्या नाम है आपका? केतन तिवारी। केतन तिवारी जी, ये ठंड में कोहरे की वजह से अन्ना पशुओं की वजह से क्या एक्सीडेंट के आसार बहुत सारे बढ़ गए हैं? इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि शहर में जो आवारा पशु हैं ना रहें। ठंड में बेबस यात्री, बसों में खिड़कियों के शीशे गायब, सीटें भी हैं टूटी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां लोकल बसों का बेड़ा है, लेकिन प्राइवेट बसों के मालिक सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में बसों की मरम्मत कराना तक भूल जाते हैं। जहां सितम यह है कि बसों के शीशे टूटे सर्दी में सफ़र के दौरान यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं।
दिन में तो अधिक परेशानी नहीं होती, लेकिन रात में इन बसों में सफ़र मुश्किल भरा हो रहा है। 60% बसों की हालत खस्ता होने से यात्री ठंड में ठिठुर रहे हैं। वहीं 10 लाख किलोमीटर और 11 साल का मानक पूरा कर चुकी ज़्यादातर बसें खटारा हैं। किसी बस में खिड़की में शीशे नहीं हैं तो किसी में पीछे की 1-2 सीट ही गायब हैं। बस की बॉडी चारों तरफ से खुली है, रस्सी व लोहे के तार बांधकर काम चलाया जा रहा है। यात्रियों का सबसे ज़्यादा दिक्कत सुबह शाम होती है। वहीं 75% बसों में ऑल वेदर फॉग लाइट व वाइपर नहीं है। फॉग लाइट पर हर प्रकार के वातावरण में काम करती है। कोहरे की धुंध में भी चालक को दूर की गतिविधियां नजर आ जाती हैं। कोहरा अधिक होने पर चालक वाइपर से शीशे को साफ करता है। इसके ना होने से चालक को बार बार बस रोककर शीशे को साफ कराना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। सुअर पशुपालकों ने नहीं मानी हार। भीषण कड़कड़ाती ठंड में 99 दिन महापड़ाव रहा जारी। शामिल हुई महिलाएं, दी शिवराज सरकार को चेतावनी। मुल्ताई गोली चालन में शहीद किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जिला प्रशासन ने लंपी बीमारी का बहाना बताकर सुअर पालकों से चल रही रोजी रोटी में सुअरों को जहर का इंजेक्शन देकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से लगभग 100 दिन बीतने के बाद भी आज तक मुआवजा नहीं मिला। मुआवजे की मांग को लेकर लगातार 99 दिन से आंदोलन जारी है कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, जहां रीवा सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 99 दिन महिलाओं की अगुवाई में रहा जारी। जय भारत। हमारी ये आपसे विनती है, 3 महीने से हम बैठे हैं धरना में, हमारी कुछ सुनाई नहीं है, कुछ कोई नहीं सुनता है। हमारे बाल बच्चे परेशान हैं, हम लोग सब कोई ठंडे मर रहे हैं। कुछ आंधरी है हमारी सरकार भाजपा के, लूली है, बहरी है, कुछ नहीं सुन रही है। हमारे लोगों को मारे डारत, हम जब जीता तक में चुनाव तक में इनका बर्बाद करके छोड़ सरकार। 3 महीने से हम धरने में बैठे हुए हैं। अंधरी लूली ये सरकार, ये फिर उनकी चुनाव होएगी तो उनके चुनाव तक में हम ये अपना धरना धरे रहेंगे या बर्बाद कर देंगे। अंधरी लूली जो सरकार होएगी तो हम बर्बाद करके धर देंगे। हमारी कुछ सुनाई नहीं हो रही है। ठंड में बेबस यात्री, बसों में खिड़कियों के शीशे गायब, सीटें भी हैं टूटी। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां लोकल बसों का बेड़ा है, लेकिन प्राइवेट बसों के मालिक सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में बसों की मरम्मत कराना तक भूल जाते हैं। जहां सितम यह है कि बसों के शीशे टूटे सर्दी में सफ़र के दौरान यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। दिन में तो अधिक परेशानी नहीं होती, लेकिन रात में इन बसों में सफ़र मुश्किल भरा हो रहा है। 60% बसों की हालत खस्ता होने से यात्री ठंड में ठिठुर रहे हैं। वहीं 10 लाख किलोमीटर और 11 साल का मानक पूरा कर चुकी ज़्यादातर बसें खटारा हैं। किसी बस में खिड़की में शीशे नहीं हैं तो किसी में पीछे की 1-2 सीट ही गायब हैं। बस की बॉडी चारों तरफ से खुली है, रस्सी व लोहे के तार बांधकर काम चलाया जा रहा है। यात्रियों का सबसे ज़्यादा दिक्कत सुबह शाम होती है। वहीं 75% बसों में ऑल वेदर फॉग लाइट व वाइपर नहीं है। फॉग लाइट पर हर प्रकार के वातावरण में काम करती है। कोहरे की धुंध में भी चालक को दूर की गतिविधियां नजर आ जाती हैं। कोहरा अधिक होने पर चालक वाइपर से शीशे को साफ करता है। इसके ना होने से चालक को बार बार बस रोककर शीशे को साफ कराना पड़ता है। ऐसे में दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा नाम राम रक्षित मिश्र है। राम रक्षित मिश्र जी, आज ठंड का मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्या जिला प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था कराई गई है? कोई व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था ही अव्यवस्था। देखिए रेवांचल बस स्टैंड में ये स्वच्छता अभियान, अमृत महोत्सव मना रहे, झाड़ू तक नहीं लगवाते हैं, न पीने के पानी के लिए सुलभ शौचालय दिखाई नहीं देता। अलाव की व्यवस्था कराई गई है कि नहीं जिला प्रशासन द्वारा? यहाँ सब सामुदायिक लोग हैं बस स्टैंड में, जो व्यापारी वो लोग अपना व्यवस्था करते हैं। नाम 4 के लिए कलेक्टर नगर निगम देता है।
एमपी में सीएम हेल्पलाइन की खुलती पोल। सीएम हेल्पलाइन की क्या है जमीनी हकीकत, किस तरह हितग्राहियों को गुमराह करके बंद किया जाता है शिकायतों को। इस भ्रष्टाचार में कोई एक कर्मचारी नहीं बल्कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आई। राज्यसभा सदन में गूंजा था सीएम हेल्पलाइन के भ्रष्टाचार का मुद्दा। इसके बाद खाना पूर्ति के लिए जांच दल गठित हुआ। एक तरफा जांच कर दिया मामले को रफा दफा। आखिर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में क्यों नहीं होता निदान, बिना निराकरण के ही क्यों कर दी जाती है शिकायतों को बंद। रीवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता की सुविधा के लिए आज से 8 साल पहले सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की थी, ताकि आम जनता अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सके और उस शिकायत का निदान हो सके। मगर क्या आम जनता की शिकायत 181 के जरिए हल हो रही है? रीवा जिले में ऐसे सैकड़ों मामले सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हैं जिनका अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। मामला यह है कि रीवा के रहने वाले पीड़ित पीयूष पांडे ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी हुई है। गौशाला निर्माण के लिए टास नाम की एनजीओ को ठेका दिया गया है। एनजीओ के माध्यम से हमने अलग अलग पंचायतों में अपनी पूंजी लगाकर हमने काम किया, मगर भुगतान मुझे ना होकर जिला पंचायत अधिकारियों को मिली भगत से सीधे टॉस एनजीओ को हुआ, जिसे अमित पटेरिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी शिकायत हमने जिला सीओ स्वप्निल वानखेड़े, तत्कालीन कलेक्टर इलैयाराजा टी, एसपी नवनीत भसीन, लोकायुक्त से लेकर पीएमओ तक की है। प्रधानमंत्री ऑफिस में शिकायत करने के बाद सीएम हेल्पलाइन 181 में शिकायत दर्ज हुई है, मगर बिना मेरे बयान के ही 2 महीने के अंदर शिकायत निरस्त कर दी गई। फर्जीवाड़े की शिकायत मेरे द्वारा 20 अगस्त 2020 को पुनः की गई, जिसका अभी तक किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं हो पाया सका है। अभी भी 181 पर शिकायत दर्ज है। मैंने जो ये शिकायत है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी की, पीएमओ में। मैंने ये गृह मंत्री को भी अपने देश के की, श्री अमित शाह जी को। मैंने ये शिकायत जो है वो अपने जो चीफ मिनिस्टर हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनके पास भी की, और माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी को भी मैंने इसकी शिकायत की। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि जो पीएमओ में है, पीएमओ से मेरी शिकायत जो है वो सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में रजिस्टर की गई। तो मुझे कुछ उम्मीद लगी कि सीएम हेल्पलाइन में अगर पीएमओ से शिकायत की गई तो कुछ उसमें एक्शन की उम्मीद है, लेकिन हुआ ये कि उसमें भी इन लोगों ने कुछ महीने बाद उसको फोर्स क्लोज कर दिया। जब इन्होंने मेरी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत फोर्स क्लोज कर दी तो मैंने दोबारा पीएमओ में लिखा पूरे दस्तावेजों के साथ कि मेरी शिकायत फोर्स क्लोज क्यों की गई है, जबकि मेरे पास सबूत है तो वो पूरे देखे जाए, ढंग से इसमें जांच की जाए, लेकिन जबरन क्यों बंद करी। इसका मतलब सीधा था कि इसमें अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वरना जब मेरे पास सबूत है, मेरे पास साफ साफ हर चीज है, मैं ये दिखाने के लिए तैयार हूं। मेरे अकाउंट से सभी लोगों ने पैसे लिए हैं, ये जो प्राइवेट टीम है, ठगी की गई है पूरी। तो इनके खिलाफ एक्शन लेने की जगह इनको बचाया क्यों जा रहा है, बार बार लीपा पोती क्यों की जा रही है। तो एक तरह से सीएम हेल्पलाइन, दूसरी जो मेरी भी शिकायत फाइनली फिर से पीएमओ से सीएम हेल्पलाइन में की गई, वो शिकायत पिछले कई महीनों से अभी भी चल रही है। उसमें भी कोई एक्शन नहीं हुआ, ना मुझसे कोई कांटेक्ट किया गया। और इस तरह से एक तरह से मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जिन अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए, जिससे और ज्यादा हो सकता है वो लोग इन्वॉल्व होते, अगर हम शिकायत नहीं करते तो हो सकता है रीवा में उनका और बड़ा प्लान था और ये लोग ठगी करते और यहाँ से लूट करते। बहुत सारी योजनाओं में हो सकता है लूट मचाने का इनका प्लान था, लेकिन हमने शिकायत कर दी तो ये लोग छोड़ के भाग गए। लेकिन इनका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट भी हमको पता लगेगा। क्योंकि मुझे जो प्रशासनिक रूप से किस तरीके को आप प्रशासन को दोषी मानते हैं और प्रशासन की भूमिका में नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रशासन को मैं पूरे प्रशासन को इसमें दोषी एक तरह से मान रहा हूँ। मेरे लिए वो सभी संदिग्ध है। इसका रीजन ये है कि मैंने शिकायत हर जगह की, कहीं भी मेरी सुनवाई नहीं करते हैं। कहीं भी हम लोग आखिर 8-10 अगर ठेकेदार जिनके साथ ठगी की गई है इस तरह से, वो लिखित शिकायत दे रहे हैं, वो बार बार चक्कर लगा रहे हैं, सबूत दिखाने के लिए तैयार है,
उनको धमकी दी गई है मोबाइल में, उनको चेक दिए गए हैं, वो चेक भी बाउंस हुए हैं उस कंपनी की तरफ से। तो एक तरह से कहा जाए कि ये पूरा मैटर जो है, इसमें ये जांच का बहुत बड़ा विषय भी है और ये संदिग्ध भी है। और उसके बाद भी जो रीवा प्रशासन है, जैसे मैंने शिकायत की तो इन लोगों ने मेरा ये जो मैटर है ये संसद में भी बोला गया। माननीय राज्यसभा सांसद श्री राजमणि पटेल जी ने भी इस मैटर को जो है संसद में उठाया। उसके बाद यहाँ के प्रशासन ने एक जांच के नाम पे एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पूरा साफ दिख रहा है कि वो फर्जी और लीपा पोती वाली। क्योंकि अगर कोई शिकायत कर रहा है तो आप न उससे कांटेक्ट कर रहे हैं, ना उसकी आप शिकायत देख रहे हैं, ना आप उसके दस्तावेज सबूत देख रहे हैं, ना आप उसका कथन बयान ले रहे हैं। आप सीधे सीधे अपने एक तरफा जांच करवाए दे रहे हैं, पक्षपातपूर्ण, और उन लोगों से करा रहे हैं जिनके ऊपर इस चीज का आरोप लग रहा है, उन्हीं से आप जांच करा के इस मैटर को बोल रहे क्लीन चिट दे दिया। तो ऐसा इस तरह से मतलब सीधा सीधा है कि इसमें पूरा प्रशासन संदिग्ध होता है कि आखिर क्यों हम ठेकेदारों की बात नहीं सुनी जा रही है, जिन्होंने जिनके साथ ठगी हुई है और जो इसकी शिकायत कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे रीवा में कमिश्नर साहब को भी मैंने लिखित में दिया, कलेक्टर साहब को भी मैंने लिखित में दिया, और जिला पंचायत सीईओ को भी मैंने लिखित में इन्होंने जो जांच रिपोर्ट बनाई है गौशाला की, मैंने उससे भी असहमति जाहिर करते हुए 5 पेज का एक लेटर भी दिया उनको। और हमारे माननीय जो कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जिला कलेक्टर को ये भी लिखा साथ ही साथ कि इस मामले की शिकायत की दोबारा जांच की जाए। बट ये 24/11 को उन्होंने ऐसा लिखा कलेक्टर को। आज 1.5 महीने हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी मतलब एक्शन नहीं लिया गया जिससे हमें ये लगे कि अपराधियों के खिलाफ छोटा सा भी कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो इस तरह से मेरे लिए तो पूरा रीवा प्रशासन संदिग्ध ही हो रहा है कि एक प्रशासन का क्या काम होता है। एक प्रशासन का काम होता है कि अपने जो जनता है, जो आम नागरिक है, उसके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उसका साथ दें, और जो अपराध कर रहे हैं या जो शोषण कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। पर यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। स्वप्निल वानखेड़े की भी भूमिका आप जैसे दर्शा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा उनकी भूमिका क्या है, और जो एनजीओ के रूप में यहाँ रीवा में काम करने आए थे, उनकी जो है करीबी मामला कुछ है, ऐसा लगता है आपको? क्या है कि ये जो एनजीओ का जो आया था, इसका जो सरगना है वो अमित पटेरिया है, अमित पटेरिया इंदौर। अमित पटेरिया जो है वो जिला पंचायत सीईओ श्री स्वप्निल वानखड़े के काफी करीबी हैं, बहुत ज्यादा क्लोज इनका रिलेशन है, दोस्ती है शायद, जिस वजह से मुझे इसमें भी जो है संदेह हो रहा है उनकी भूमिका पे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं तो फिर एक्शन ले उनके खिलाफ। अमित पटेरिया के अकाउंट में, मेरे अकाउंट से पैसे गए टोकन के, मुझे गलत जानकारी देके मुझसे पैसा लिया गया, मुझे भ्रमित करके अब बहुत सारे ठेकेदार से, तो क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? अमित पटेरिया को पकड़ा जाए, राहुल रणदीप को पकड़ा जाए, अशोक शर्मा को पकड़ा जाए, आभास भारद्वाज को पकड़ा जाए, राजा राम कुशवाहा को पकड़ा जाए, वो तो छतरपुर का ही निवासी है, और आलोक सिंह तो रीवा का निवासी है, निष्का ट्रेडर्स का मालिक। और मुझे दस्तावेज दिखाए जाए मेरे कि मेरे से इन लोगों ने क्या दस्तावेज लिए हैं, जो वेंडर रजिस्ट्रेशन हुआ था और भुगतान हुए जनता से, क्या इन्होंने मुझसे दस्तावेज लिए हैं? मेरे मामले की ढंग से जांच की जाए, मैं यही चाहता हूं। अगर पूरा प्रशासन जो है वो लीपा पोती में लगा हुआ है, कोई मदद नहीं मिल रही मुझे प्रशासन से। मैं यहाँ पे एक यंग आदमी, बेरोजगार, मैं चप्पल घिसे पड़ा हूं, मुझे घुमाया जा रहा है इधर से उधर, मेरे मामले कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। सारे अपराधी बेखौफ भाग गए रीवा से। तो इसलिए मेरे लिए तो पूरा प्रशासन ही एक तरह से संदिग्ध है।
एमपी में सीएम हेल्पलाइन की खुलती पोल। सीएम हेल्पलाइन की क्या है जमीनी हकीकत? किस तरह हितग्राहियों को गुमराह करके बंद किया जाता है शिकायतों को? इस भ्रष्टाचार में कोई एक कर्मचारी नहीं बल्कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की भी संलिप्तता सामने आई। राज्यसभा सदन में गूंजा था सीएम हेल्पलाइन के भ्रष्टाचार का मुद्दा। इसके बाद खाना पूर्ति के लिए जांच दल गठित हुआ। एक तरफा जांच कर दिया मामले को रफा दफा। आखिर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में क्यों नहीं होता निदान? बिना निराकरण के ही क्यों कर दी जाती है शिकायतों को बंद? रीवा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता की सुविधा के लिए आज से 8 साल पहले सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 की शुरुआत की थी, ताकि आम जनता अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सके और उस शिकायत का निदान हो सके। मगर क्या आम जनता की शिकायत 181 के जरिए हल हो रही है? रीवा जिले में ऐसे सैकड़ों मामले सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हैं जिनका अब तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। मेरी शिकायत जो है वो सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में रजिस्टर की गई, तो मुझे कुछ उम्मीद लगी कि सीएम हेल्पलाइन में अगर पीएमओ से शिकायत की गई तो कुछ उसमें एक्शन की उम्मीद है। लेकिन हुआ ये कि उसमें भी इन लोगों ने कुछ महीने बाद उसको फोर्स क्लोज कर दिया। जब इन्होंने मेरी सीएम हेल्पलाइन की शिकायत फोर्स क्लोज कर दी तो मैंने दोबारा पीएमओ में लिखा पूरे दस्तावेजों के साथ कि मेरी शिकायत फोर्स क्लोज क्यों की गई है, जबकि मेरे पास सबूत है तो वो पूरे देखे जाए, ढंग से इसमें जांच की जाए, लेकिन जबरन क्यों बंद करी? इसका मतलब सीधा था कि इसमें अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। वरना जब मेरे पास सबूत है, मेरे पास साफ साफ हर चीज है, मैं ये दिखाने के लिए तैयार हूं। मेरे अकाउंट से सभी लोगों ने पैसे लिए हैं, ये जो प्राइवेट टीम है, ठगी की गई है पूरी। तो इनके खिलाफ एक्शन लेने की जगह इनको बचाया क्यों जा रहा है? बार बार लीपापोती क्यों की जा रही है? रीवा की मॉडल सड़क निकली हवाई इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने धसी। अमेरिका के मॉडल सड़क की खुल गई पोल। रीवा से सिरमौर मार्ग की सड़क धसी, मॉडल सड़क निकली खोखली, एक झटके में खुल गई पोल। एनएसयूआई के पदाधिकारी सड़क पर ही धरने पर बैठे, भाजपा पर से आधा निशाना। खबर मध्य प्रदेश के रीवा शहर से है, जहां बीते 2 वर्ष पूर्व रीवा से सिरमौर सड़क का निर्माण कराया गया था, मगर सड़क बनने के मात्र 2 से 3 महीने बाद से ही मॉडल सड़क धंसने लगी। वहीं पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल द्वारा इस सड़क को अमेरिका की मॉडल सड़क बताया जा रहा था। तो क्या अमेरिका की मॉडल सड़कें इसी तरह होती हैं, जहां बनने के 2 से 3 माह बाद ही 3 फीट धंसने लगी? ताज्जुब की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रम में मंत्री एवं नेताओं के द्वारा अमेरिका जैसी मॉडल सड़कों का जिक्र रीवा की सड़कों को लेकर किया जाता है, और रीवा की सड़क की हकीकत यह है कि वे बनने के 2 से 3 माह में ही धंस जाती है। कहीं न कहीं रीवा के इस तरह के विकास पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि आखिर किस तरह मॉडल सड़क का निर्माण कराया गया है कि सड़क बनने के बाद 2 से 3 महीने के अंदर ही दब गई। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने वर्तमान विधायक एवं भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। इनका आरोप है कि रीवा में इसी तरह की अमेरिका की मॉडल सड़कें बनने लगी तो आए दिन सड़क हादसे होते रहेंगे। रीवा से सिरमौर मार्ग बने लगभग 2 साल ही हुए हैं, जहां सड़क धंसने व जर्जर होने से इस मार्ग में से अनेकों हादसे हो चुके हैं। यहाँ की रोड धंस गई है, आप लोग का विरोध प्रदर्शन में? जी भैया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर हैं, और हमारे जिले के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, जिनको जो अपना नाम विकास पुरुष रखे हुए हैं, वह मॉडल सड़कें दिखाते हैं। क्या यही उनकी मॉडल सड़कें हैं? यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, उसके सामने की ये दशा है। आए दिन दुर्घटनाएं से लोगों की मृत्यु हो रही है, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उसके बाद भी अभी तक राजेंद्र शुक्ला जी को ये सड़क नहीं दिखी जो मॉडल सड़कों की बातें करते हैं। बैनर में उनके विकास दिखते हैं, वो बैनर में तरह तरह के विकास दिखाते हैं। अभी चुनाव आने वाला है, 7-8 महीने बाद चुनाव है, उसमें वह एक लंबी टीम दिल्ली से बुलाएंगे जिसमें ऐसी चिकनी चिकनी रोडें दिखाएंगे और बताएंगे कि हमने ये रीवा जिले में इतनी मॉडल सड़कें बनाई, इतना विकास किया। और उनका विकास हम दिखाना चाह रहे हैं कि आप देख लीजिए, जिस कॉलेज के सामने जिस कॉलेज में आपने पढ़ाई की उसके सामने ये दुर्दशा है। मार्तन नंबर 2 स्कूल है, आगे भी कॉलेज और स्कूलें हैं, पर उनकी नज़र इस रोड पर नहीं पड़ी। पता नहीं कब इसको आमंत्रण दे रहे हैं, दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं कि दुर्घटना हो। कितने फीट रोड दबी हुई है ऐसा लग रहा है? ये करीब 3-4 फीट रोड दबी हुई है।
कोई भी बाइक सवार, इसीलिए हम लोगों ने लाल कलर के पेंट से लिख दिया है कि जब कोई भी रात में निकले तो उन्हें दिखे दुर्घटना ना हो, क्योंकि मंत्री जी को तो किसी के मरने या उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या लिखे हैं आप पेंट पे? हम लोगों ने लिखा है कि विकास पुरुष का विकास क्या यही है, और मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतर। शिवराज सिंह जी से हमने क्वेश्चन मार करके पूछा है, क्या यही सड़कें मध्य प्रदेश की अमेरिका से बेहतर हैं? क्या नाम है? रवि सुमित सिंह, NSUI जिला उपाध्यक्ष। हनुमना के हाटा में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर। मामला रीवा जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम हाटा से है, जहां हाथेश्वर नाथ मंदिर परिसर की जमीन पर रहे अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। एक बार पहले भी प्रशासन के द्वारा मंदिर परिसर में बुलडोजर चलाया गया था, जिसके बाद एक बार फिर से कार्रवाई हुई है। वहीं गरीबों ने जमकर प्रशासन पर आरोप भी लगाया। इस कार्रवाई में तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सुजीत नागेश, हाटा चौकी प्रभारी विकास सिंह और मौजूद रहे। केवट ग्राम हाटा के हम निवासी हैं। 40 बरस से यहाँ हम लोग रह रहा हैं। कहाँ पर? यहाँ पर हाटा रोड के किनारे मध्य प्रदेश बंजर सड़क में आज भी सड़क तरमीन है, लेकिन हम लोगों को वो लोग गेहूँ बोए हैं, अनाज बोए हैं, उनका कोई सुनवाई नहीं रहा है। चल के मौका कर लीन जाए, पूरा वीडियो बना ली, पूरा 60 डिसमिल में गेहूँ बोए हैं। और हम लोग खाली घर बनाए कर रह रहा हैं। हमार केस चल रहा, फिर भी हमारे लोगन का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। दूसरी बात, यही नंबर में मध्य प्रदेश शासन बंजर सड़कें में पट्टा 10 डिसमिल के दे हैं, उनका रुपया लेकर उनका घर नहीं गिरावा जा रहा। अब हम लोगन के भाई मैं पिछन के लगे रुपया नहीं है, हमारे पिछन का घर ढोंस दिया जा रहा है। क्या चाहते हैं, क्या मांग? हम लोगों के साहब ये चाहिए थे कि हमके पिछन की जब कलेक्टर साहब बोला रहे SDO साहब के कि इनके पहले जमीन दे के पट्टा कह दे, इनके आवास दे दे, तब इनके हटाए दी जाए, लेकिन न हमके पिछन की जमीन मिला न आवास मिला। हमारे लोगन कैसे घर ढोंस दीन, पर साल जब घर ढोंसीन तो हमार नाती नहीं खत्म हो गए। अब ऐसे पन्नी लगाई कर रह रहा है, पन्नी है देख ले नहीं बचल लागी, हम लोग जई तो जई का अभी रोड पर पड़ा रहा, कोई व्यवस्था हमारे लोगों का शासन नहीं कर रही है। जी साहब, यह बात है। अब क्या कहिए आगे? समस्या हमारे पास ही है साहब। हाँ, ये सामने पट्टा करा लिए हैं, जिसके पास पैसा है वो पट्टा करा लिया है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका घर गिराया जा रहा है। अब हमारे पास पैसे नहीं है, शासन हमको आवास दिया था, हाँ आवास का घर हमारा गिरवाया गया है पैसा दे के। हाँ, कलेक्टर साहब बोले थे इन लोग को पहले सुरक्षा किया जाए, इसके बाद इसके हटाया जाए। तो आप लोगों को कहीं जमीन नहीं दी जा रही? कहीं नहीं दिया जा रहा है साहब, हम लोग को मार रहे हैं। हाँ, 2 बार हो चुका है, दूसरा चक्कर हमारा घर गिर रहा है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? जंगल में दे रहे हैं साहब, हम जंगल में नहीं जाएंगे साहब, भाल खा जाती है, कहते हैं जंगल में चलो, बस भाल है। तो अब पिछले 5-6 दिन कहाँ रहेंगे? जी साहब, पिछले अब 5-6 दिन कहाँ पर रहेंगे? साहब हम यहीं पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? आप यहाँ रखिए नहीं, हम हाटा थाने में चौकी में रख दीजिए, वहाँ रह जाएंगे। और हम कहाँ जाएंगे? कोई पट्टे में तो हमको रखेगा नहीं, हमको हाँ शासन के थाना है, थाना में चले जाएंगे, और नहीं हम यहीं पे रहेंगे साहब, हम कहाँ जाएँ? शिकायत किया ऑनलाइन, हमारा कोई नहीं सुनाई पड़ा, कोई नहीं सुनाई दिया। हमने शिकायत किया ऑनलाइन में, ऑनलाइन वाले कहें ठीक है तुम्हारा व्यवस्था की जाए, तुम लोग मर रहे हो ठंडी में, व्यवस्था की जाए। पटवारी साहब आए थे, कहे तुमने शिकायत की है, ऑनलाइन से जाकर ले लो जमीन, उसी से लेना, हमारे पैसा मत आना हमारे पास, ये जान लीजिए। अब बताओ हम कहाँ जाएं? 5 साल भर से घर से बेघर है, मोड़ाई सिर्फ झोपड़ी बना के रहते, फिर भी निकाल दे रहे हैं। अब कहाँ जाएं? गरीब में नहीं बताए, कोई सुनाई नहीं पड़ा। अधिकारी लोग सब घूस ले लेकर गरीबन को मारा जा रहा है। इसी नंबर में पट्टा हुआ था, किस आधार से पट्टा हुआ है उसको पता लगाइए। हमका बच्चे गरीबन के मारत कहे हैं, बताइए वो एजेंसी वो नहीं उतारेगी, उससे 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए ले लेकर नहीं उतार रही। पर साल 2022 में 30-31 जनवरी को उधरा था घर, हम लोग आज भी बेघर हैं, 23 लग गया है। 50,000 ले लिए। तहसीलदार बोले थे कि हम जिनका खाएंगे उसी को गाएंगे, हमने खाया है तो उसका गाएंगे, तुम लोग को नहीं खाया है तो नहीं गाएंगे, तुम्हारा घर लोग को उधार देंगे। और समझ में? अरे वो बोलते हैं भैया, वो बता चुके हैं, वो बोलते हैं कि तुम तो लोग जबरदस्ती करोगे तो हम इसी में दबा देंगे, मार डालेंगे, लड़के
के